उसने आसपास कुछ तलाश करने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। राज ने दो तीन बार दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा एक झटके में खुल गया। दरवाजा खुला देख रिया डरकर पीछे हटने लगी। राज ने एक नज़र पूरे रूम में डाली और रिया को गुस्से में घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वह उस तक पहुंचता तब तक रिया का सर चकराने लगा और वह एक साइड में लुढ़क गई। राज तेजी से रिया के पास आया और उसे गिरने से पहले अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उसने रिया को बेड पर लेटाया और उसके गाल थपथपाकर बोला, रिया आंखें खोलो, रिया आंखें खोलो। लेकिन उसने आंखें नहीं खोली और ऐसे ही पड़ी रही। राज ने नज़र दौड़ाकर रूम में देखा और फिर वह किचन में आया और गिलास में पानी लेकर वापस कमरे में गया और रिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारे जिससे वह होश में आने लगी। रिया ने अपनी आंखें खोली। राज की गोद में अपना सर देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रिया एक मिनट का वक्त गवाए बिना उठकर बैठी और पीछे हटने लगी। वह और पीछे हटती राज ने उसकी कलाई पकड़ ली। रिया ने गुस्से में घूरकर उसे देखा और अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, हाथ छोड़िए मेरा। नहीं, कभी नहीं। राज ने उसके चेहरे पर नज़र जमाकर गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। राज, मेरा हाथ छोड़िए। इस बार उसने दांत पींचकर कहा। अगर मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया तो तुम नीचे गिर जाओगी। उसके इतना बोलते ही रिया ने गर्दन घुमाकर देखा। वह सच में बेड के किनारे पर बैठी थी। अगर थोड़ा और पीछे हटती तो नीचे गिर जाती। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और बोली, मैं नहीं गिरूंगी, हाथ छोड़िए मेरा। एक शर्त पर मैं तुम्हारा हाथ छोड़ सकता हूँ। राज उसके चेहरे पर नज़र जमा कर बोला। कैसी शर्त? रिया ने डरते हुए पूछा। तुम इतना क्यों डरती हो मुझसे? मेरा हाथ छोड़िए आप। पहले मेरी बात का जवाब दो, तुम इतना डरती क्यों हो? आप बहुत बुरे इंसान हैं, इसलिए डर लगता है मुझे आपसे। अब छोड़िए मेरा हाथ। मैं बुरा दिखता हूँ तुम्हें? राज ने आंखें छोटी करके पूछा। हाँ, और आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। यही तो वजह जानना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती और क्यों मुझसे दूर भाग रही हो डर कर। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊँगा। आप राक्षस से भी कम नहीं दिखते। इतना बोलकर रिया ने झटके से अपनी कलाई राज के हाथ से छुड़ाई और फौरन खड़ी हो गई। राज उसकी फुर्ती देखकर हैरान रह गया और फिर वह भी खड़ा होकर बोला, मैं तुम्हें चाहे जो भी लगता हूँ लेकिन तुम कितनी ही कोशिश कर लो, शादी तो हमारी होकर रहेगी और मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से लेकर जाने आया हूँ। राज के इतना बोलते ही वह गुस्से में चीख कर बोली, समझ नहीं आता आपको? क्यों पड़े हैं मेरे पीछे? मैं नहीं करना चाहती आपसे शादी, लेकिन आप तो ढीठ बनकर ही पीछे पड़ गए। ये ऐसी फालतू की बात बोलकर तुम मेरे गुस्से को हवा दे रही हो। तुम भी जानती हो जब मुझे गुस्सा आता है मैं क्या कुछ कर जाता हूँ, इसलिए मेरे गुस्से को मत बढ़ाओ। राज बेहद धीमे लहजे में बोला, मैं नहीं दे रही आपके गुस्से को हवा, आप यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। वहाँ शादी की तैयारी हो गई है और दो फैमिली की इज्जत का सवाल है, इसलिए तुम्हें चलना होगा। चाहे अपनी मर्ज़ी से चलो मेरे साथ या फिर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर जाऊँगा। अब तुम खुद सोचो तुम्हें कैसे जाना है। और हाँ, खाना तैयार है, आकर खा लो। मैं ज़्यादा नखरे नहीं उठाने वाला तुम्हारे, और ना ही मुझे उठाने आते हैं। 2 मिनट में बाहर आओ। इतना बोलकर राज बाहर चला गया और रिया अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गई। क्या करूं, कैसे यहाँ से जाऊं? यह आदमी तो मेरे पीछे ही पड़ गया है भगवान, और अब मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगा। मैं नहीं करना चाहती इससे शादी। अगर खुद से बातें हो गई हो तो बाहर आ जाओ, खाना निकाल दिया है मैंने। राज की आवाज़ रिया के कानों में जैसे ही पड़ी वह बाहर आ गई और टेबल पर उसके सामने बैठ गई। राज ने खाने की एक प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी और दूसरी प्लेट अपने सामने कर ली और खाना खाने लगा। लेकिन रिया हैरानी से बैठी उसे देख रही थी। मेरे घर में इतने आराम से बैठकर खाना खा रहा है जैसे इसका खुद का घर है। मेरा चेहरा बाद में पढ़ लेना, खाना ठंडा हो रहा है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। शादी के बाद रोज़ खाना तुम ही बनाओगी, ये बात कन्फर्म है। रिया का मुंह हैरानी से खुल गया। मैं नौकर नहीं हूँ जो आपको खाना बनाकर खिलाती रहूँगी। रिया के इतना बोलते ही राज ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, बीवी अगर अपने पति को खाना बनाकर खिलाए तो वो नौकरी नहीं हो जाती बच्चा। बच्चा किसे बोला आपने? रिया खड़े होकर टुनक कर बोली, तुम्हें बच्चा बोला? अपनी हरकतें देखी हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी हैं। और जिसे हम पसंद करते हैं या फिर प्यार करते हैं उसे प्यार से अगर बच्चा बुला लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बैठ जाओ। राज बिना उसकी तरफ देखे बोला, देखो ये सब मुझे बोला ना तो अच्छा नहीं होगा।
क्या बात है, देखिए से देखो का सफ़र बहुत जल्दी तय किया तुमने तो। मेरा बस चले तो मैं आपसे सीधा तू कहकर ही बात करूं। यार तुम इतना बोलती क्यों हो? चुप बैठकर खाना नहीं खा सकती क्या? जो भी बात करनी है या फिर जो भी पूछना है मैं सब बता दूंगा, पहले खाना खा लो। रिया ने मुंह बनाया और बैठकर चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाकर राज अपनी प्लेट किचन में लेकर आया और सिंक में रखकर बाहर आया। जहां रिया अभी भी बैठी खाना खा रही थी, उसे देखकर राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह वहीं खड़े होकर रिया को देखने लगा। थोड़ी देर बाद रिया खाना खाकर उठने लगी। अचानक उसकी नज़र राज पर पड़ी, जिसकी नज़रें उस पर ही जमी हुई थी। एक पल के लिए रिया की नज़रें उसकी नज़रों से उलझ कर रह गई, लेकिन फिर उसने अपनी नज़र उससे हटाई और इधर उधर देखने लगी और अपनी प्लेट लेकर किचन में आ गई। राज भी उसके पीछे ही किचन में आया और बोला, मुझे कॉफ़ी पीनी है और यहाँ क्या सामान कहाँ रखा है मुझे नहीं पता, इसलिए तुम मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। सब कुछ यहीं रखा हुआ है, आप खुद से कॉफ़ी बना लो, मुझे नींद आ रही है। इतना बोलकर रिया ने कॉफ़ी, चीनी और दूध वहीं स्लेब पर रखा और चली गई। उसके जाने के बाद राज ने गहरी सांस भरी और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। इधर रिया अपने रूम में आई और दरवाज़ा अच्छे से बंद करके उसका लॉक लगाकर बेड पर आकर बैठ गई। क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कैसे इस मुसीबत से निकलूं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है, ये अकड़ू और खड़ूस आदमी यहाँ तक कैसे पहुँचा, मेरे घर का पता कैसे चला इसे। कुछ सोच रिया, कुछ सोच, इसके चंगुल से बाहर कैसे निकल कर भाग सकती है। अगर एक बार तेरी शादी इससे हो गई तो तुझसे ये आदमी गिन गिन कर बदला लेगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती, इसके चंगुल से बाहर निकलना होगा कैसे भी करके। आज रात मुझे यहाँ से जाना होगा, वरना कल सुबह ये आदमी मुझे अपने साथ वापस ले जाएगा और मैं वहाँ नहीं जा सकती। राज बाहर आया और छोटे से लिविंग रूम में आकर वहाँ पर पड़े काउच पर बैठ गया। उसने एक नज़र रिया के रूम पर डाली, जिसका दरवाज़ा बंद था। राज ने गहरी सांस भरी, फ़ोन निकालकर नरेंद्र का नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगा लिया और कॉफ़ी के सिप लेने लगा। इधर अपने कमरे में नरेंद्र परेशान बैठे थे और रिया के बारे में सोच रहे थे। दिन प्रतिदिन रिया की हरकतें ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। इस बार तो उसने हद ही कर दी, खुद ही शादी के लिए हाँ बोला और खुद ही घर छोड़कर भाग गई। शादी में कुछ ही दिन बचे थे और सब गेस्ट को इनवाइट भी किया जा चुका था। अगर रिया वक्त पर नहीं आई तो उनकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी और वह लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे रिया जहाँ भी हो ठीक हो और जल्द से जल्द या तो खुद घर आ जाए या फिर राज को मिल जाए और वह रिया को मनाकर घर वापस ले आए। नरेंद्र अपनी सोचों में गुम थे जब अचानक उनका मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ। नरेंद्र ने गहरी सांस भरी और टेबल से फ़ोन उठाकर कॉल आंसर की और फ़ोन कान से लगाया। उधर से राज बोला, नमस्ते दादू, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं राज? मैं भी ठीक हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था, रिया मुझे मिल गई है। उसके इतना बोलते ही नरेंद्र की आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी आ गई। कहाँ मिली आपको रिया, और वह ठीक तो है ना? हैदराबाद में अपने फ्लैट पर है और मैं भी वहीं हूँ, 2 दिन बाद में उसे लेकर आता हूँ। आप तब तक शादी की बाकी बची तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। ठीक है, हम तैयारी करते हैं, आप जल्द से जल्द रिया को लेकर घर आ जाएं। जी दादू, और आप परेशान मत हो, रिया बिल्कुल ठीक है। पहले हम परेशान थे रिया के लिए, लेकिन अब आप उसके साथ हैं, इसलिए हमारी सारी परेशानी ख़त्म हो गई। हम रखते हैं फ़ोन, आप अपना और रिया का ख्याल रखना। जी दादू। उसके इतना बोलते ही नरेंद्र ने कॉल कट की और सुकून की सांस लेकर ऊपर सीलिंग की तरफ देखकर बोले, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, हमारी बेटी मिल गई और वह ठीक है। राज ने हाथ में लिया फ़ोन टेबल पर रखा और कॉफ़ी पीने लगा। अनायास ही राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी होती चली गई। शादी के बाद हम दोनों की अच्छी बनने वाली है। अभी भले ही तुम मुझसे डर रही हो और नफरत करती हो, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदलने वाला है। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, जो ये तुम्हारे अंदर डर है वो सब ख़त्म हो जाएगा और तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। रात का तीसरा पहर चल रहा था और एक बार फिर रिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। रिया ने धीरे से रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका, जहाँ राज सोफे पर आड़ा तिरछा होकर सो रहा था। रिया ने दरवाज़ा खोला और आंखें बंद करके गहरी सांस भरकर रूम का दरवाज़ा बिना आवाज़ किए बंद किया और दबे पांव लिविंग रूम से होते हुए गेट तक आई और एक नज़र मुड़कर पीछे देखा जहां राज सो रहा था। उसने सीने पर हाथ रखकर सांस ली और गेट खोलकर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन वह गेट से बाहर कदम बढ़ा पाती उससे पहले ही उसे अपनी कलाई पर किसी के हाथ की पकड़ महसूस हुई। रिया की आंखें हैरानी से बाहर आने को हो गई।
उसने धड़कते दिल के साथ गर्दन घुमाकर देखा। राज खड़ा उसे ही घूर रहा था। डर से रिया के हाथ कांपने लगे और माथे पर पसीना आने लगा। कहाँ जा रही थी? एक बार फिर भागकर जाना चाहती हो? नहीं, मैं तो ऐसे ही बाहर जा रही थी, खुली हवा में। राज ने गर्दन घुमाकर पीछे लगी दीवार घड़ी में वक्त देखा और बोला, रात के 3 बज रहे हैं और इस वक्त खुली हवा की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? नींद नहीं आ रही थी, उसने नजरें चुराते हुए कहा। नींद क्यों नहीं आ रही थी ये मैं बखूबी जानता हूँ। इधर आओ। इतना बोलकर राज ने रिया की कलाई पकड़कर उसे अंदर किया और दरवाज़ा बंद करके रिया की कलाई पकड़कर उसे अपने साथ लेकर उसके रूम में आया और दरवाज़ा बंद करके बोला, अब इस रूम से बाहर गई तो अच्छा नहीं होगा। चुपचाप जाकर सो जाओ। आप यहाँ से बाहर जाइए, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ और यहीं सोने वाला हूँ। राज बेड की दूसरी साइड पर लेटते हुए बोला। अपने कमरे में और अपने बेड पर राज को लेटा देख रिया के हाथ की मुट्ठी बिछ गई। उसने आंखें बंद करके 2-3 सांस ली और बोली, मेरे रूम से बाहर जाइए, ये मेरा रूम है, आप यहाँ नहीं सो सकते। अरे यार, वक्त देखो क्या हो रहा है, इस बात पर सुबह बहस करेंगे, इसलिए चुप करके सो जाओ। बहुत नींद आ रही है। राज आंखें बंद किए ही बोला, उठिए और निकलिए यहाँ से। रिया उसके पास आकर बोली। वह कुछ और बोलती इससे पहले ही राज ने उसकी कलाई पकड़ी और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे रिया उसके ऊपर आकर गिरी। राज की इस हरकत पर रिया हैरान थी और हैरानी की वजह से उसका मुंह खुल गया। एक कमरे में एक ही बेड पर मैं आपके साथ नहीं सो सकती। वह उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी। तभी राज ने उसे पकड़ा और करवट लेकर अपने बराबर साइड में लेटा दिया। कुछ मत बोलो प्लीज़, सो जाओ। मैं कुछ दिनों से सोया नहीं हूँ, अभी सोना चाहता हूँ। तुम चाहो तो सुबह लड़ लेना। राज उसके होंठों पर उंगली रखकर बोला। उसे खुद को तख्ता पाकर राज ने रिया के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और रिया को लिए ही आंखें बंद कर ली। रिया की नज़र राज के चेहरे पर थी। वह आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। नींद से भारी होती राज की पलकें उसने भी देखी थी, इसलिए वह खामोश होकर राज के चेहरे पर नज़र जमाए लेटी हुई थी। कुछ देर बाद राज की सांसों की आवाज़ उस खामोश कमरे में गूंज रही थी। जिस तरह राज उसे बाहों में जकड़े सो रहा था, रिया को उससे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर उसके चेहरे की मासूमियत देखकर वह उसे देखने में खो जाती। रिया के दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने हाथ बढ़ाकर राज के माथे पर झूल रहे बालों को पीछे किया और उसके गाल पर हाथ लगाकर उसे निहारने लगी। और फिर राज को निहारते हुए रिया को पता भी नहीं चला कब वह नींद के आगोश में चली गई। राज की आंख खुली, अपने सीने पर उसे भार का एहसास हुआ। राज की नज़र रिया पर पड़ी, जिसके सीने पर रिया का सिर रखा था और वह बहुत ही आराम से राज के ऊपर अपना हाथ रखे हुए थी। उसे इस तरह सोते देख राज को वह बहुत ही भली और अपनी सी लग रही थी। इतने प्यार और गौर से वह उसे इस वक्त ही देख सकता था, क्योंकि उसके उठते ही वह तूफान मेल बन जाएगी, जो जुबान के साथ साथ हाथ पैर भी चलाती थी। राज ने रिया के चेहरे से बाल हटाए और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। रिया नींद में कुनमुनाई और वापस से सो गई। राज ने हाथ बढ़ाकर बेड से अटैच टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और वक्त देखा, जहां सुबह के 9 बज रहे थे। उसने वापस अपना फ़ोन रखा और रिया के करीब लेटा रहा। रात उसे भी लेट ही नींद आई थी और आज उसे कोई काम नहीं था और ना ही आज वह यहाँ से कहीं जा रहा था, इसलिए उसने भी सुकून से आंखें बंद की और सो गया। डोरबेल काफ़ी देर से बज रही थी। उसे लगा उसके सपने में डोरबेल बज रही है, लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया और उसकी आंख खुल गई। रिया ने 2-3 बार आंखें खोली और बंद की। फिर से डोरबेल बजी। इसका मतलब डोरबेल सच में बज रही है, मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। रिया खुद से बोली और उठने लगी, लेकिन राज का हाथ अपने ऊपर रखा देखा उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। उसने राज के सीने से अपना सर उठाया और फिर राज का हाथ अपने ऊपर से हटाकर खुद को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। खुद को सेफ देखकर उसकी जान में जान आई। रिया ने आंखें बंद करके सांस भरी और वहां से उठकर दरवाज़ा खोलने बाहर आ गई। रिया को नहाना था, लेकिन उसके कपड़े अपने रूम में कबर्ड में रखे थे और वहां राज विराजमान था। कहीं वह उठ ना जाए, यही सोच रिया रूम में नहीं जा रही थी और परेशान होकर इधर उधर चक्कर काट रही थी। रिया ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा, जहां वह सो रहा था। उसने हिम्मत की और रूम में दबे पांव आई। कबर्ड से कपड़े निकालकर जैसे आई थी वैसे ही दबे पांव वहां से बाहर आई और सीने पर हाथ रखकर सुकून की सांस ली और दूसरे कमरे में चली गई। मेरा घर और ये तो यहाँ ऐसे मेरे कमरे में सो रहा है जैसे खुद के घर में आराम से सो रहा है। कैसे यहाँ से इसे भगाऊं? सोते हुए इतना क्यूट लग रहा था, परेशान भी नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो करना होगा मुझे जिससे राज यहाँ से चला जाए।
पहले जाकर नहा लेती हूँ, उसके बाद कुछ सोचती हूँ जिससे राज आज के आज यहाँ से चला जाए। इधर राज की आंख खुली, दोपहर के 2 बज रहे थे। वह उठ बैठा और टाइम देखकर हैरान रह गया। मैं इतनी देर तक सोता रहा, वह मन ही मन बोला और रूम से बाहर आकर देखा जहाँ रिया नज़र नहीं आ रही थी। किचन से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। रिया किचन में है, यही सोचकर वह वापस रूम में आया और फ्रेश होने चला गया। और फिर कुछ देर बाद राज किचन में आया जहाँ पर वह खड़ी पराठे बना रही थी और गैस पर दूसरी तरफ चाय बन रही थी। शॉर्ट्स पहने वह नाश्ता बनाते हुए बहुत अच्छी लग रही थी। गीले बालों के साथ वह अपने काम में लगी हुई थी। पराठा बेलते हुए रिया को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। रिया ने एहसास होते ही झट से पीछे पलट कर देखा। तब तक पीछे खड़े राज ने पीछे से उसे कसकर पकड़ लिया और रिया के कंधे पर अपना चेहरा टिकाकर खड़ा हो गया। उसके इस तरह खड़े होने से रिया चौंक उठी। उसे समझ नहीं आया क्या करे। उसकी करीबी से पेट में एक साथ हजारों तितलियां उड़ रही थी, मानो और गुदगुदी हो रही थी। यह एहसास अच्छा भी लग रहा था। आज तक कभी ना तो किसी को करीब आने दिया था और ना खुद किसी के करीब आई थी। पहली बार यह खूबसूरत सा एहसास महसूस हुआ था। रिया ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर राज के हाथों पर अपना हाथ रखा और उन्हें हटाने की कोशिश करने लगी। राज ने अपनी पकड़ और कस दी। उसके बालों से आती भीनी भीनी खुशबू उसे पागल कर रही थी। रिया की करीबी से वह इतना मदहोश होने लगा, उसे पता ही नहीं चला कब उसने रिया की गर्दन को छू लिया। एक बार फिर रिया चूहों उठी और राज के हाथ अपनी कमर से हटाकर उससे दूर होकर खड़ी हो गई। राज खड़ा हैरानी से उसे देख रहा था। इतना अच्छा मूड हो रहा था। रिया की हरकत से उसका मूड बिगड़ गया। वह बिना कुछ बोले किचन से बाहर चला गया। जितना इस इंसान से दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही यह इंसान करीब आ रहा है और इसकी करीबी मुझे बुरी लगने के बजाय इतनी भली क्यों लग रही है। अच्छा क्यों लग रहा है राज का मेरे करीब आना। मुझे तो पसंद नहीं है ये इंसान और मैं तो इससे नफरत करती हूँ ना। रिया, इस आदमी से तुझे दूर रहना होगा, कहीं तू इससे प्यार ना करने लग जाए। और ये आदमी तेरे प्यार के काबिल है नहीं। संभाल खुद को रिया, कि बच्ची इसके जाल में मत फंस। ये इतना अच्छा नहीं है जितना बनने की कोशिश कर रहा है। और तू इससे दूर रह। विकी को फ़ोन करके यहाँ बुला लेती हूँ, वो तेरा फ्रेंड है, वही तुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। रिया ने विकी को मैसेज कर दिया और यहाँ आने का बोलकर वह नाश्ता बनाने लगी। राज और रिया दोनों ही बैठे नाश्ता कर रहे थे जब डोरबेल बजी। मैं देख कर आती हूँ, इतना बोलकर रिया ने आकर गेट खोला। सामने एक 25-26 साल का लड़का खड़ा था जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इतनी जल्दी कैसे आ गए? यहीं पास में कुछ काम से आया था, जब तुम्हारा मैसेज आया इसलिए जल्दी आ गया। तुम्हें क्या काम है ये बताओ पहले। उसके इतना बोलते ही रिया ने पीछे पलटकर देखा और विकी को दरवाजे के एक तरफ ले आई और धीरे से बोली, सुबह मैंने जो बोला था वो याद है ना? हाँ याद है, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे यहाँ से भगा दूंगा। ठीक है फिर आओ। इतना बोलकर रिया विकी को अपने साथ अंदर लेकर आई। राज की नज़र रिया और उसके साथ आ रहे विकी पर पड़ी तो उसकी भवें सिकुड़ गई और माथे पर बल पड़ गए। वह रिया से कुछ पूछता तब तक वह बोल पड़ी, विकी ये राज है मेरा दोस्त और राज ये विकी है मेरा बॉयफ्रेंड। रिया के इतना बोलते ही राज खड़ा हो गया और हैरानी से रिया और विकी को देखने लगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? उसने अपने गुस्से को दबाकर पूछा। हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, रिया विकी के गले में बाँह डालकर बोली, जिसे देखकर राज की आंखों में गुस्सा उतर आया और हाथ की मुट्ठी भिंच गई। हम दोनों की तो शादी होने वाली है ना, फिर ये सब क्या है? आपने शादी की तैयारी कर ली होगी, मैंने नहीं की है और मैं विकी से शादी करना चाहती हूँ, ना कि तुमसे। क्यों विकी, सही कहा ना मैंने? और नहीं तो क्या, मैंने तो तुम्हारे लिए अपनी फैमिली से बात भी कर ली। विकी ने भी रिया के कंधे पर हाथ रखा, जिसे देखकर राज का रहा सहा गुस्सा भी उबल गया। वह रिया और विकी के सामने आया और विकी का हाथ रिया के कंधे से झटक कर हटाया और रिया को पकड़कर खुद के करीब किया और दांत भींचकर गुस्से में बोला, आज से पहले तुम दोनों का क्या रिश्ता था और क्या नहीं, ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब से तुम दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म। कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, इसलिए उस पर ध्यान दो, ना कि इन सब फालतू के लोगों और चीज़ों पर। तुम मुझे फालतू बोल रहे हो? विकी राज की तरफ एक कदम बढ़ाकर गुस्से में बोला। जो फालतू है सिर्फ फालतू ही कहूँगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो और आज के बाद रिया से कोई भी राब्ता करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उसके इतना बोलते ही रिया राज से दूर हुई और विकी के पास खड़े होकर गुस्से में बोली, तुम होते कौन हो विकी से ये सब कहने वाले? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। विकी कहीं नहीं जा रहा है।
राज दांत खींचकर बोला, रिया मैंने पहले ही तुम्हें कहा था मेरे गुस्से को हवा मत दो। तुम जानती हो मैं गुस्से में क्या कुछ कर जाता हूँ, इसलिए इस छपरी को अभी का अभी यहाँ से वापस भेजो। विकी राज की बात सुनकर गुस्से में अकड़ कर बोला, ओ हीरो, छपरी किसे कहा, खुद को समझता क्या है। चलो निकलो यहाँ से, विकी गुस्से में उंगली दिखाकर बोला। राज का गुस्सा और बढ़ गया। उसने आव देखा न ताव और एक जोरदार तमाचा विकी के गाल पर जड़ दिया, जिससे विकी का हाथ अपने गाल पर चला गया और गुस्से से चेहरा लाल हो गया। रिया की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी राज विकी को थप्पड़ भी मार सकता था। उन दोनों पर एक नज़र डालकर राज विकी को उंगली दिखाकर बोला, अगर आज के बाद तुमने इससे मिलने की कोशिश भी की या कोई राब्ता रखा तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए यहाँ से निकल जाओ और अपनी शक्ल कभी मत दिखाना भूल कर भी। रिया, ये सब क्या हो रहा है, ये आदमी आखिर है कौन? विकी उसकी तरफ देखकर बोला। रिया क्या बोलेगी, तुम यहाँ से निकलो अभी के अभी, वरना अपने पैरों पर नहीं जा पाओगे यहाँ से। ये बात याद रखना। राज उसका कॉलर पकड़कर गुस्से में घूर कर बोला। बात हाथापाई पर आती इससे पहले ही रिया ने विकी का कॉलर राज के हाथों से छुड़ाया और उसे अपने पीछे करके चिल्लाते हुए बोली, पागल हो गए हो? अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है आपस में जो ऐसे लड़ रहे हो। नहीं करती मैं आपसे प्यार, बताओ क्या करोगे? और ना ही शादी करना चाहती हूँ, विकी से प्यार करती हूँ और इससे ही शादी करना चाहती हूँ। ये सब जानते हुए भी आपको समझ नहीं आ रहा है, आपसे शादी नहीं करना चाहती मैं, फिर क्यों पीछे पड़े हैं मेरे? पागल मैं नहीं तुम हो गई हो। तुम्हारे दादू वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और तुम यहाँ इस सस्ते से आशिक के पीछे पड़ी हो, जो देखने में कहीं से भी नहीं लगता तुम्हारा आशिक है। राज भी गुस्से में फटकर बोला, जुबान संभाल कर बात करो। वह आगे कुछ बोलती, राज ने रिया की कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब करके उसके माथे को छू लिया। विकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे नहीं पता था बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। रिया को उसके सामने ऐसी हरकत करते देख विकी का गला सूख गया और वह पलटकर खड़ा हो गया। रिया की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई। वह राज को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राज उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और अपना गुस्सा उस पर इस तरह उतार रहा था जिससे रिया की आंखों में नमी जमा हो गई और आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। और फिर राज ने रिया को खुद से दूर किया और विकी से बोला, जो अभी भी उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था, अब भी कुछ कहने को या फिर देखने को बाकी रह गया है क्या, जो तुम यहीं खड़े हो? राज की आवाज़ आते ही विकी पलट गया और बोला, यार तुम लोग क्या हो? मैं तो हैरान हो गया तुम्हें ऐसे देखकर। मतलब अपनी लाइफ में पहली बार किसी को ऐसे किस करते देखा। तुम्हें इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों की शादी होने वाली है। अब तुम यहाँ से चलते बनो और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना अच्छा नहीं होगा। रिया मेरी होने वाली बीवी है। विकी ने गहरी सांस ली और बोला, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, चलता हूँ यहाँ से। अपनी होने वाली बीवी को संभालो। विकी ने रिया की तरफ देखा जो जड़ सी एक जगह खड़ी ज़मीन को ताक रही थी। चलता हूँ रिया, फिर किसी रोज़ मुलाकात होगी, बाय। इतना बोलकर विकी वहाँ से चला गया। राज उसके पीछे आया और दरवाज़ा बंद करके वापस आया जहाँ रिया अभी भी खड़ी थी। अगर अपने आशिक के जाने का मातम मनाना हो गया हो तो चलकर नाश्ता ख़त्म करो। राज इतना बोलकर चुप ही हुआ था जब रिया उसके ऊपर झपट पड़ी। राज ने उसके हाथ पकड़ने की कोशिश की और अपने चेहरे पर नाखून मारने से बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह किसी पागल बिल्ली की तरह उस पर झपट रही थी। तुम पागल हो गई क्या? क्या कर रही हो? राज उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला। छोड़ूंगी नहीं आपको, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं आप। नफरत करती हूँ मैं आपसे, फिर भी मेरे करीब आए और मुझे किस किया, एक बार नहीं वो भी 2 बार। नहीं छोड़ूंगी आपको, रिया उस पर झपटते हुए बोली। राज ने मुश्किल से रिया के दोनों हाथ पकड़े और उसकी पीठ पर लगाकर बोला, इतना क्यों फड़फड़ा रही हो तुम? मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे करीब आने का और तुम्हें छूने का, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो जिससे मुझे तुम्हारे करीब आना पड़ता है। और अगर फिर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया, इस बार तो किस किया है, अगली बार क्या होगा मैं भी नहीं जानता। इसलिए फड़फड़ाना बंद करो और घर चलने की तैयारी करो। कल सुबह हम घर जा रहे हैं। इतना बोलकर राज ने रिया के हाथ छोड़े और नाश्ता करने बैठ गया। रिया ने गुस्से भरी नज़र उस पर डाली और अपने नाश्ते की प्लेट उठाकर नीचे पटक दी। ये क्या बदतमीजी है? राज गुस्से में खड़े होकर बोला। रिया ने कुछ नहीं कहा, अपने कमरे में आकर तेज आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर दिया और रूम में इधर उधर गुस्से से चक्कर काटने लगी। ओ गॉड, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इस आदमी ने मुझे पागल बना दिया है। हाथ धोकर पीछे पड़ गया है बिल्कुल ढीठ की तरह। आज बिना मेरी मर्जी के ऐसी घटिया हरकत की है, कल मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी बना सकता है। ये बात उसने खुद बोली है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
मैं नहीं करूँगी इससे शादी, भाग जाऊँगी, हाँ भाग जाऊँगी इस इंसान से, कहीं दूर भाग जाऊँगी जहाँ से ये मुझे ढूंढ ना पाए। इधर राज ने टूटी प्लेट उठाई और डस्टबिन में डालकर अपनी प्लेट लेकर किचन में आया और वहीं स्लेब पर रखकर एक नज़र रिया के रूम पर डाली जिसका दरवाज़ा बंद था। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, ये कभी नहीं बदल सकती। इतना बोलकर राज बाहर आया और बाहर से रूम लॉक करके चला गया। रात के 9 बज चुके थे। रिया रूम में और देर तक बंद नहीं रह सकती थी। उसे बहुत भूख लग रही थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से उसे चक्कर आ रहे थे और हिम्मत नहीं थी जाकर कुछ बनाकर खा ले। लेकिन खाना बनाना ज़रूरी था और खाना भी। दोपहर में तो गुस्से में अपनी प्लेट उसने तोड़ दी थी, लेकिन बाहर जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। राज के बारे में सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था। और बाहर कब तक नहीं जाएगी, आज नहीं तो कल उसे राज को फेस तो करना ही पड़ेगा ना। इसलिए रिया ने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर आई। बाहर आकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ राज तो क्या, कोई भी परिंदा नहीं था। उसने दूसरे कमरे में जाकर झांका, वह वहाँ भी नहीं था। वॉशरूम का दरवाज़ा भी खुला था, शायद किचन में होगा, यही सोचकर वह किचन में आई। लेकिन वह वहाँ भी नहीं था। रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लगता है चला गया, वह खुशी में चीख कर बोली और मेन गेट के पास आई और उसे खोलने लगी, लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। जिसे खुलता ना देख रिया के माथे पर बल पड़ गए। इसे क्या हुआ, ये क्यों नहीं खुल रहा? वह झुंझलाकर बोली और आकर काउच पर बैठ गई। सब समझती हूँ मैं, इस आदमी की चाल में यहाँ से भाग न जाऊँ, इसलिए गेट लॉक करके चला गया। मेरे ही घर में मुझे ही बंद करके रख दिया था। अब मैं देखती हूँ यह आदमी कैसे मेरे घर के अंदर आता है। इतना बोलकर रिया ने अंदर से गेट लॉक किया और बालकनी का गेट भी अंदर से बंद कर दिया और उस पर पर्दा लगाकर किचन में आ गई और कुछ बनाने के लिए देखने लगी। कुछ बना पाए इतनी ना तो हिम्मत थी और ना ही एनर्जी। इसलिए रिया मैगी बनाने लगी जो उसे बेहद पसंद थी। इधर राज अपना सर दोनों हाथों में थामे काउच पर बैठा था और समर उसके सामने बैठा उसे ही देख रहा था। भाई, जब रिया आपसे शादी नहीं करना चाहती फिर आप क्यों ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहते हैं? हाँ, मैं उससे शादी ना करूं और फिर तुम उससे शादी कर लो, यही कहना चाहते हो ना तुम? राज गुस्से में समर को घूर कर बोला, ब्रो, आप रिया के नाम के साथ मेरा नाम जोड़ना बंद करें। मैं बस इंसानियत के नाते ये सब बोल रहा था। और एक बात आप सुन लीजिए, आखिरी बार बता रहा हूँ, रिया मेरी सिर्फ एक दोस्त थी, नॉर्मल सी दोस्त, और मैंने उससे दोस्ती ही इसलिए की थी ताकि मैं आपको और रिया को एक साथ ला सकूं। लेकिन आपने अपने गुस्से में सब कुछ बिगाड़ दिया, इसलिए वह आपसे डरने लगी है और दूर दूर भाग रही है। तुम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी। राज ने छोटी आंखें करके पूछा। बस भी करिए भाई, ये गलत इल्ज़ाम लगाना मुझ पर। मैं पहले ही किसी और से प्यार करता हूँ, कोई है मेरी ज़िंदगी में, और रिया को मैंने हमेशा अपनी भाभी की नज़र से ही देखा है। समर के इतना बोलते ही राज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर समर बोला, अब क्या हुआ है, क्यों ऐसे मुस्कुरा रहे हैं आप? सोच रहा हूँ वैसे तो तुम कभी बता नहीं पाते, तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई है, लेकिन आज तुमने खुद ही बता दिया, इसलिए सोच रहा हूँ बाबा से बोलकर तुम्हारी शादी भी उसी मंडप में मेरे साथ ही हो जाए तो अच्छा होगा। बहुत चालाक हैं आप, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है भाई। क्यों मुमकिन नहीं है, कोई प्रॉब्लम है? राज ने परेशान होकर पूछा। आप परेशान ना हो, कोई सीरियस बात नहीं है। नेहा अभी लंदन गई हुई है अपनी एजुकेशन करने, जब वह आएगी उसके बाद हम शादी करेंगे। चलो, नेहा का नाम भी पता चल चुका है, तुमने आज तक नाम भी नहीं बताया था उसका। भाई, मेरे बारे में या फिर नेहा के बारे में अभी डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। आपके और रिया के बारे में बात करना और सब कुछ सही करना ज़रूरी है। मुझे नहीं समझ आ रहा उस लड़की को कैसे समझाऊं, थक गया हूं समझाकर, लेकिन वह मानने के लिए तैयार ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे उसे समझाऊं? भाई, आप कुछ मत करो, कैसे भी उसे मत समझाओ, क्योंकि जितना आप उसे समझाने की कोशिश करेंगे वह उतना ही आपको परेशान करेगी। इसलिए कुछ भी मत समझाओ आप उसे, और घर वापस ले जाकर शादी कर लो, उसके बाद वह भी समझ जाएगी और सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। समर के इतना बोलते ही राज सोच में डूब गया, क्योंकि कहीं ना कहीं समर सही बोल रहा था। उसे अपने सीने पर किसी भारी चीज़ का एहसास हुआ। रिया ने नींद में आंख खोलकर देखी, उसके करीब, बहुत करीब कोई सोया था और उसका सर रिया के सीने पर रखा था, जिसे देखकर एक पल में ही रिया की आंखें बाहर होने को हो गई और नींद आंखों से जैसे गायब हो गई। राज उसके सीने पर सर रख सुकून से सो रहा था। रिया के हाथ कांपने लगे और दिल की धड़कन तेज रफ्तार से बढ़ने लगी। रिया ने राज के हाथ अपने ऊपर से हटाए और उसके कंधे पर हाथ रखकर खुद से दूर करने लगी।
रिया को गुस्सा भी आ रहा था और साथ ही साथ घबराहट भी हो रही थी। उसने राज को खुद से दूर किया और राहत की सांस लेकर उठने लगी, लेकिन वह उठ पाती उससे पहले ही राज ने एक बार फिर से उसे पकड़ लिया और उसके पैरों पर अपने पैर रख लिए, जिससे वह उठने की कोशिश न करे। रिया ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था, उससे पहले राज ने उसके होंठों पर उंगली रख दी और नींद से भारी होती आंखों को जबरदस्ती खोलकर बोला, मैं आज बहुत गुस्से में हूँ, कुछ मत बोलो जिससे मुझे फिर से गुस्सा आ जाए, इसलिए चुप होकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना बोलकर उसने रिया के होंठों से उंगली हटाई और एक बार फिर रिया के सीने पर अपना सर रख लिया और आंखें बंद कर ली। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी, जिससे सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। राज उसकी धड़कनों का शोर और ऊपर नीचे होती सांसों को महसूस कर और सुन पा रहा था। जिस तरह तुम्हारी सांसें आज ऊपर नीचे हो रही हैं और दिल की धड़कन घबराहट में तेज़ हो रही है। मैं चाहता हूँ जब मैं तुम्हारे करीब आऊँ, बहुत करीब आऊँ, दो जिस्म एक जान की तरह, क्या उस दिन भी तुम्हारी हालत ऐसी ही होगी और दिल इतनी ही स्पीड के साथ धड़केगा? उसने आंखें बंद किए ही उससे पूछा। रिया की समझ नहीं आया वह क्या बोले, क्या जवाब दे, बस अपना गुस्से से लाल होता चेहरा लिए लेटी रही। अभी वह कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि राज की बाहों में थी वह, इसलिए आंखें बंद करके बोली, वो दिन कभी नहीं आएगा, मुझे उठना है, छोड़िए मुझे। वह राज के कंधों पर अपना हाथ रखकर बोली, कल जब तुम मेरे सीने पर पूरी रात सर रख के सो रही थी, मैंने तो तुम्हें एक बार भी नहीं कहा तुम क्यों सो रही हो, और आज जब मैं तुम्हारे सीने पर सर रख के सो रहा हूँ तो तुम्हें परेशानी के साथ साथ घबराहट भी हो रही है। राज मेरे ऊपर से हटिए, मुझे उठना है। नहीं उठूंगा। तुमने दरवाज़ा लॉक करके क्या सोचा था मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा? तो ये तुम्हारी भूल थी रिया, मैं बहुत ही आसानी से अंदर आ गया था। अब चुप करके सो जाओ, मुझे भूख लग रही है, प्लीज़ हटिए, वह रिक्वेस्ट करते हुए बोली। उसके इस तरह बोलने से राज ने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा और रिया के सीने से अपना सर हटा लिया और उसके पैरों पर रखे अपने पैर हटा लिए और दूसरी तरफ होकर लेट गया। रिया ने राहत की सांस भरी और फौरन बेड से उतरकर रूम से बाहर आकर दीवार से सटकर खड़ी हो गई और लंबी सांसें भरने लगी। 5 मिनट तक रिया वहीं खड़ी रही और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। उसने अपने लिए चाय बनाई और कप लेकर बालकनी का दरवाज़ा खोलकर रेलिंग से टिक कर खड़ी हो गई। आंखों में अजीब सा सूनापन था और दिल खाली खाली लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे। वह खुद को कितना ही मजबूत बनाने की कोशिश करे, लेकिन राज के सामने वह कमज़ोर पड़ जाती थी। राज का करीब आना अगर अच्छा नहीं लगता था तो बुरा भी नहीं लगता था। ये कैसी फीलिंग थी जो समझ नहीं आ रही थी। उससे कितना ही गुस्सा कर ले, लेकिन जितना गुस्सा करना चाहिए था उतना नहीं हो पाता। उसके करीब आने से जिस तरह दिल धड़कता था वैसा आज तक महसूस ही नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा था क्या सही है और क्या गलत। क्या उसका राज से शादी ना करने का फैसला गलत था या सही है? यही उसकी समझ से दूर था। कोई एक इशारा तो होता जिससे उसे लगता राज उसके लिए सही है। सोच सोचकर दिमाग खराब हो रहा था और सर में दर्द बढ़ता जा रहा था। नींद तो पहले ही आंखों से गायब हो गई थी। रिया सर झटक कर सोचों से बाहर आने की कोशिश करने लगी और हाथ में पकड़ा चाय का कप होंठों से लगा लिया। रिया को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसे पता था राज है जो उसे ही देखने आया था। रिया फिर भी सामने देखती रही और चाय पीती रही। राज ने पीछे से पकड़ा उसके कंधे पर चेहरा टिकाकर खड़ा हो गया। एक बार फिर उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। रिया ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अनजाने में ही उसका हाथ राज के हाथ पर चला गया जो उसकी कमर पर बंधे थे। राज ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर आंखें बंद कर ली। रिया ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने अंदर एक सुकून सा उतरता हुआ महसूस हो रहा था और अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई जिसे राज ने भी देख ली और उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगा। रिया ने इस बात पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, अंदर चलना है या फिर पूरी रात यहीं खड़े होकर गुजारनी है। राज ने उसके कान पर होंठ रखकर पूछा। उसकी सांसों की गर्माहट रिया को अपने कान पर महसूस हुई, जिससे रिया के कान के साथ साथ गाल भी देखने लगे और पलकें झुक गई। राज उससे अलग हुआ और बोला, चाय खत्म करके सोने आ जाओ। इतना बोलकर राज चला गया और रिया वहीं खड़ी आसमान को ताकती रही, जहां आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए थे और बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। लेकिन रिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह वहीं पड़ी चेयर पर बैठ गई और गहरी सांस भरते हुए आंखें बंद कर ली और फिर कब उसकी आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला। टू बी कंटिन्यूड।